पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण, यानी कि ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स। ये जो दो दृष्टिकोण हैं वो हमारे विषय के प्रमुख दृष्टिकोण हैं। इस पर हमारा विषय आधारित है। जब हमने इसका विषय का अर्थ और परिभाषा देखी थी तब भी परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में अर्थ और परिभाषाएं की थी। आज हम ओवरऑल देखेंगे कि ये जो दो दृष्टिकोण हैं उसकी क्या भूमिका है हमारे विषय के अंतर्गत और ये दोनों दृष्टिकोणों में क्या अंतर है। यदि हम इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच विभाजन रेखा देखें तो 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हमारे विषय में परंपरागत दृष्टिकोण प्रचलित था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे विषय में आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और ये अधिक प्रचलित हो गया। परंपरागत दृष्टिकोण कल्पना पर अधिक आधारित था। ये इतिहास और दर्शन से अधिक संबंधित था और इसमें सिद्धांत और वैचारिक दृष्टिकोण, वैचारिक परिप्रेक्ष्य इत्यादि पर आधारित अध्ययन किया जाता था। इसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक, नैतिक, संस्थात्मक अध्ययन पर अधिक बल दिया जा रहा था और जो चिंतन प्रणाली थी वो भी अध्ययन की चिंतन प्रणाली पुराने परंपरागत आधार पर विकसित थी। इसके अंतर्गत मानव जीवन और समाज के लक्ष्यों और मूल्यों पर जोर दिया जा रहा था और परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो ऐतिहासिक और विवरणात्मक विधियाँ हैं वो अधिक प्रभावशाली थी। परंपरागत दृष्टिकोण में जो भी अध्ययन थे वो अमूर्त थे, निगमनात्मक, काल्पनिक और वैज्ञानिक तरीके पर आधारित अध्ययन अधिक हो रहा था। ये बौद्धिक था। मानव राजनीतिक व्यवस्था की खोज, कल्पना, ऐतिहासिक और विवरणात्मक विधियों पर अधिक जोर दिया जा रहा था। इसमें जो अध्ययन के विषय थे, बिंदु थे, वो राजनीतिक संस्थाएं अधिक थी। प्लेटो, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बॉसाके, लास्की, ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस जैसे विचारक और यूनान के प्लेटो, अरस्तु का उनके विचारधारा पर भी हम परंपरागत दृष्टिकोण का ही प्रभाव अधिक देखते हैं। इसके विपरीत 1945 के बाद हमारे विषय में दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें जो कमियां थी, जो अपर्याप्तता थी, उसके परिणाम स्वरूप ही ये आधुनिक दृष्टिकोण अस्तित्व में आया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न परिवर्तन हो रहे थे, उसके साथ ही हमारे विषय में भी परिवर्तन हुआ और आधुनिक दृष्टिकोण का उदय और विकास हुआ। ऑगस्ट काम्टे ने निश्चयवाद की दिशा बताई थी और धीरे धीरे यथार्थवादी अध्ययन हमारे विषय में प्रारंभ हो गया। मैक्स वेबर ने भी स्वीकार किया और उसके बाद चार्ल्स मैरियम की विचारधारा में भी हम इस तरह के यथार्थपरक अध्ययन को देखते हैं। डेविड ईस्टन, एप्टर, आमंड, रॉबर्ट डहाल, लॉसवेल जैसे विचारक भी इसके समर्थक रहे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दृष्टिकोण हमारे विषय में अत्यधिक प्रभावशाली रूप में उभर कर सामने आया और ईस्टन ने जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दिया वो भी इसी से संबंधित रहा। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन मुक्तता थी, अनुभवात्मकता थी। ये शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध पर आधारित था, अंतर अनुशासनात्मकता पर आधारित था, मूल्य निरपेक्षता पर आधारित था और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न निर्माताओं ने इसमें व्यवहारवादी अध्ययन को शुरू किया था। आधुनिक राजनीति विज्ञान में अनुभववादी सिद्धांत के रूप की भूमिका देखी जा सकती है और
इसका अभिप्राय ये है कि राजनीतिक यथार्थ और जो वास्तविकता है उसका अध्ययन करते हुए तथ्यों पर आधारित अध्ययन पर जोर देना। अनुभववादी जो सिद्धांत निर्माण है उस पर इसने जोर दिया और इसमें तथ्यों को एकत्र करना, मापन करना, तथ्यों का विश्लेषण करना, तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी करना और सिद्धांत निर्माण करने जैसी प्रमुख बातें शामिल थी। आनुभविक सिद्धांत निर्माण में क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का निरीक्षण और संकलन करना, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीकरण करना, वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचना और नियमों को प्रतिपादित करना जिस तरह की विशुद्ध विज्ञान में किया जाता है। ये विभिन्न चरणों को अपनाते हुए आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन हमारे विषय में किया जाने लगा। राजनीतिक विज्ञान को एक वैज्ञानिकता प्रदान करने में ये दृष्टिकोण सहायक रहा। तो इस आधार पर हम देखें तो हमारे विषय में इन दो दृष्टिकोणों की अत्यधिक भूमिका रही है और आधुनिक समय में इन दोनों को मिलाकर एक समन्वित दृष्टिकोण भी विकसित हुआ है जिसमें दोनों ही तरह के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। अभी जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको हम और अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि दोनों में अंतर करते हुए परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण किस तरह से एक दूसरे से भिन्न थे, इसमें क्या तुलना की जा सकती है। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें या इनमें अंतर करें तो कुछ बिंदुओं को आधार बनाते हुए हम अंतर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि परंपरागत दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व प्रचलित दृष्टिकोण था, यानी कि 1945 से पूर्व। इसके प्रमुख विचारक रहे ब्रंशली, गैरिज, गार्नर, सीले, लीकॉक, गैटन, लॉस्की इत्यादि। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रमुख प्रतिपादक विचारक हैं वो हैं डेविड ईस्टन, रॉबर्ट टहाल, कैथरीन मैक्सवेबर इत्यादि। दूसरा अगर हम अंतर करके देखें तो परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर ही अधिक जोर देता था, जैसे कि राज्य सरकार का अध्ययन। ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, राज्य और सरकार, इनका केवल औपचारिक संस्थागत अध्ययन ही किया जाता था। जैसे राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या हैं, राज्य के उद्देश्य क्या हैं, राज्य क्या कार्य करता है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं इत्यादि। इसी तरह सरकार का भी केवल संस्थागत अध्ययन ही किया जा रहा था, जैसे सरकार क्या है, सरकार के रूप क्या हैं, सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, सरकार के कार्य क्या हैं। ये एक संस्थागत सीमा तक ही इसके अध्ययन किया जा रहा था और औपचारिक मात्र अध्ययन था। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण ने इस अध्ययन को व्यवहारिक बनाया और इन औपचारिक या संस्थागत अध्ययन को क्रियात्मक अध्ययन के रूप में परिवर्तित किया। आधुनिक दृष्टिकोण ने राज्य और सरकार नामक संस्थाओं में जो सजीव मानव प्राणी है वो किस तरह का राजनीतिक व्यवहार करता है, इस प्रकार के अध्ययन पर जोर दिया। जैसे ईस्टर्न का हम व्यवहारवाद इसका उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। वो उस अध्ययन के आधार पर ये स्पष्ट किया जाने लगा कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसमें यथार्थ रूप में क्या स्थिति है। हम मानवीय व्यवहार को, क्योंकि ये सभी राजनीतिक संस्थाओं का संबंध सजीव मानव प्राणी से है, तो मानवीय व्यवहार का जब तक हम अध्ययन, यथार्थपरक अध्ययन, वास्तविक अध्ययन नहीं करते हैं, राजनीतिक संस्थाओं को समझना आसान नहीं है। इसलिए मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर आधुनिक दृष्टिकोण वाले विचारकों ने जोर देना प्रारंभ किया। तीसरा जो हम अंतर कर सकते हैं
वो ये कि परंपरागत जो दृष्टिकोण था वो अनन्यता पर आधारित था। अनन्यता से यह अभिप्राय है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, विषय के अंतर्गत जो भी अध्ययन हो रहा था वो दर्शन, आदर्श, कल्पनाओं पर अधिक आधारित था। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्थाओं से परे किसी अन्य विषय को जोड़कर अध्ययन नहीं किया जा रहा था। केवल राजनीतिक पक्ष पर ही अधिक बल दिया जा रहा था, जबकि अन्य मानवीय जीवन के जो पक्ष हैं उनको इग्नोर किया जा रहा था, उन पर आधारित अध्ययन नहीं था। इसलिए ये अध्ययन अपूर्ण था, अधूरा था। जब तक कि मानव जीवन के विविध पक्षों को राजनीतिक पक्ष के साथ जोड़ा नहीं जाता है, वो अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता था। तो आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया। यहाँ इससे अभिप्राय ये है कि राजनीतिक पक्ष के साथ साथ जो मानव जीवन के विविध अन्य पक्ष हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, दार्शनिक इत्यादि पक्षों को भी, ऐतिहासिक पक्षों को, विभिन्न पक्षों को जोड़ते हुए सांदर्भिक अध्ययन करना। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम राजनीति विज्ञान में किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो जहाँ भी अर्थपूर्णता है, औचित्यपूर्णता है, हम मानव के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ, मानव के राजनीतिक व्यवहार के साथ साथ उसके सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक पक्ष को भी जोड़ते हुए अध्ययन करें, ताकि उसके राजनीतिक व्यवहार को पूर्णतः स्पष्ट रूप से जाना जा सके और उसका सही रूप में विश्लेषण किया जा सके। अर्थात गैर राजनीतिक तत्वों को भी अध्ययन में शामिल करना। जबकि परंपरागत में गैर राजनीतिक तत्वों को राजनीतिक तत्वों के साथ जोड़कर अध्ययन नहीं किया जाता था, पर अंतर अनुशासनात्मक आधार पर आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक पक्ष के साथ साथ गैर राजनीतिक तत्वों को भी जोड़कर अध्ययन किया जाने लगा। एक और जो हम अंतर कर सकते हैं वो ये कि ये जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो मूल्य युक्त था, व्यक्तिनिष्ठ था। इसमें व्यक्ति के जो भी चिंतन था, विचारधारा थी, वो अधिक प्रभावशाली थी, मूल्यों पर, नैतिकता पर, दार्शनिकता पर आधारित थी, कल्पनात्मक अधिक थी और इसमें आदर्शों पर अधिक जोर दिया जा रहा था। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण ने विषय को व्यवहारिक, यथार्थपरक बनाया और वस्तुनिष्ठता और मूल्य रहित अध्ययन पर जोर दिया। इसमें इस बात पर जोर दिया कि अध्ययन करते वक्त अध्ययनकर्ता अपने मूल्यों को शामिल न करे, मूल्य रहित होकर अध्ययन करे और अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाए। एक ऐसा अध्ययन हो जो कि विशुद्ध विज्ञान की भांति हो, जिसमें निष्पक्ष अध्ययन हो, जिसमें वास्तविकता का अध्ययन शामिल हो। एक और जो अंतर हम कर सकते हैं वो ये कि परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शात्मक, कल्पनात्मक अधिक था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थ पर आधारित था। उदाहरण के लिए यूनान के प्लेटो, अरिस्टो जैसे विचारकों को जब हम पढ़ते हैं तो प्लेटो ने एक सिद्धांत दिया, आदर्श राज्य। तो आदर्श राज्य की जो उनकी कल्पना थी वो कल्पनात्मक रूप में ही देखी जा सकती है, राजनीतिक दर्शन के तक ही सीमित है। वास्तविक धरातल पे ऐसा आदर्श राज्य आज तक नहीं स्थापित हुआ है। तो इस तरह का अध्ययन हमारे विषय में परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ तो उन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण की इस कमी को दूर किया और विषय को यथार्थपरक बनाया, वास्तविकता पर आधारित बनाया कि राज्य के आदर्श राज्य की जगह वास्तविक राज्य की स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। जो राज्य और सरकार में वास्तविक रूप से जो क्रियाकलाप, प्रक्रियाएं हो रही हैं
उनका हम विश्लेषण करें, उस पर आधारित अध्ययन करें, वो ज़्यादा सार्थक है। एक और जो दोनों दृष्टिकोणों में तुलना की जा सकती है वो ये कि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन ही करता था। केवल इसका वर्णन कर लिया जाता था कि राज्य क्या है, सरकार क्या है और उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, विभिन्न कार्य क्या हैं, कितने रूप हैं। इसमें केवल वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति को ही अपनाते हुए अध्ययन होता था, लेकिन ये अध्ययन पूर्ण नहीं था, अपर्याप्त था। इसीलिए आधुनिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ, विकास हुआ और इसने इस बात पर बल दिया कि केवल औपचारिक अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। विषय में जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उसके प्रक्रियाओं का, उनकी वास्तविकताओं का अध्ययन होना चाहिए। अर्थात राज्य और सरकार में मानव, जो सजीव मानव प्राणी है, वो क्या क्रियाकलाप कर रहा है और क्या राजनीतिक व्यवहार कर रहा है, ये जानना आवश्यक है। और तभी हम राजनीति की वास्तविकताओं को जान सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण औपचारिक था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण अनौपचारिक और व्यवहारिक कहा जा सकता है। एक और जो तुलनात्मक हम अध्ययन कर सकते हैं दोनों दृष्टिकोणों में, वो ये अध्ययन पद्धतियों के आधार पर। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जितनी भी अध्ययन पद्धतियाँ थीं वो या तो वर्णनात्मक थी, ऐतिहासिक थी या दार्शनिक थी। या तो किसी भी संस्था का राजनीतिक पक्ष का हम वर्णन कर रहे थे, या हम उसका इतिहास पढ़ रहे थे, या हम उसके दार्शनिक पक्ष पर आधारित ही अध्ययन कर रहे थे। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण ने इस प्रकार के अध्ययन को पर्याप्त नहीं माना, अधूरा माना। ये हमारे सही सत्य तक व राजनीतिक वास्तविकता पर पहुंचने में सहायक पद्धतियां नहीं थी। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण ने वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों पर जोर दिया और विभिन्न अध्ययन पद्धतियों का विकास हुआ, जैसे सर्वेक्षण, सांख्यिकी पद्धति, नमूना सर्वेक्षण, इसके अलावा प्रश्नोत्तर, विश्लेषणात्मक पद्धति, गणितीय पद्धतियों को भी अपनाया जाता है। ऐसे विभिन्न जो भी अध्ययन पद्धतियाँ जिससे कि विश्लेषणात्मक अध्ययन संभव है और जिससे विषय की वैज्ञानिकता का विकास हो सकता है, जिससे वास्तविकता तक हम पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, इस तरह की अध्ययन पद्धतियों का विकास आधुनिक दृष्टिकोण के वजह से हमारे विषय में हुआ और इस पर अधिक बल दिया जाने लगा। तो अध्ययन पद्धति के आधार पर भी दोनों दृष्टिकोणों में तुलना की जा सकती है। एक और जो हम अंतर कर सकते हैं वो ये कि परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसमें निष्कर्षों में प्रामाणिकता और निश्चितता का अभाव था। कोई भी अध्ययन जो परंपरागत आधार पर हो रहा था उसके पीछे कोई प्रामाणिकता नहीं थी, कोई तर्क के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर उस सिद्धांत को स्पष्ट नहीं किया जा सकता था, सिद्ध नहीं किया जा सकता था और वो निश्चित भी नहीं था। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण ने इस कमी को दूर किया और उन्होंने इस चीज़ पर बल दिया कि अध्ययन तथ्योपरक होना चाहिए, विश्लेषण पर आधारित, तुलनात्मक, वर्गीकृत होना चाहिए और सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचने में सहायक होना चाहिए। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण के द्वारा सामान्य सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया गया। जहां परंपरागत दृष्टिकोण निगमनात्मक था, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर अगर हम देखें तो पहले आदर्शों को स्थापित किया जा रहा था और फिर उसके कैसे प्राप्त किया जाए वो तरीका बताया जा रहा था। जैसे कि प्लेटो ने पहले ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आदर्श राज्य क्या होता है और इसके प्रमुख व्यवस्थाएं क्या हैं और इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या क्या सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं।
तो सिद्धांतों को पहले प्रतिपादित करना और फिर उसको लागू करने के तरीके बताना, ये परंपरागत दृष्टिकोण में निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में पहले पूरा अध्ययन करना, अनुसंधान करना और फिर सामान्य सिद्धांत तक पहुंचना, इस पर अधिक बल दिया गया, जो कि वैज्ञानिकता के निकट है, जिसको हम आगमनात्मक पद्धति कह सकते हैं, जो वैज्ञानिक पद्धति कही जा सकती है कि पहले तथ्य एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना, उनकी तुलना करना, वर्गीकरण करना, सिद्ध करना और फिर सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचना, निश्चित सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। तो आधुनिक दृष्टिकोण निश्चितता पर आधारित था, प्रामाणिकता पर आधारित है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण नहीं था। परंपरागत दृष्टिकोण का प्रभाव हमारे विषय में, इसकी प्रभावशालीता 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अधिक रही। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद विकसित हुआ और हमारे विषय में अधिक प्रभावशाली देखा जा सकता है। तो ये कुछ बिंदुओं के आधार पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में ये दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं जिस पर हमारा विषय आधारित रहा है। और पूर्व में परंपरागत दृष्टिकोण अधिक प्रचलित था, लेकिन 1945 के बाद विषय में आधुनिक दृष्टिकोण अधिक विकसित हुआ है और इसको अधिक बल दिया जाता है। आज के संदर्भ में दोनों ही दृष्टिकोणों को मिलाकर अध्ययन किया जा रहा है, जिसे समन्वित दृष्टिकोण कहा जा सकता है, क्योंकि विषय को समझने के लिए परंपरागत दृष्टिकोण भी आवश्यक है और आधुनिक दृष्टिकोण भी। राज्य और सरकार नामक संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन, जैसे राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या हैं, राज्य के अंग क्या हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, या सरकार क्या है, सरकार के अंग क्या हैं, सरकार के विभिन्न रूप क्या हैं, ऐसी चीज़ों को पढ़ना भी आवश्यक है। औपचारिक अध्ययन भी जरूरी है। साथ साथ उस राज्य और सरकार नामक संस्थाओं में जो क्रियाकलाप मानव कर रहे हैं, क्योंकि मानव से संबंधित संस्थाएं हैं, तो उसके व्यवहारिक ज्ञान को, उसके प्रक्रियात्मक ज्ञान को, वहाँ हो रहे क्रियाकलाप को जानना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। तो दोनों ही दृष्टिकोणों को मिलाकर आज के समय में हमारे विषय में अध्ययन हो रहा है। इसको हम एक तीसरे दृष्टिकोण के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं, वो है समन्वित दृष्टिकोण। तो ये हमने जाना कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है और इन दोनों दृष्टिकोणों में हम किस प्रकार अंतर कर सकते हैं।